को ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। भारत के इतिहास में केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री बने जो जेल गए, लेकिन क्यों? क्या है इस 100 करोड़ रुपए के घोटाले का सच? ये सब समझने के लिए ईडी, सीबीआई और चीफ सेक्रेटरी तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा आम आदमी पार्टी पर लगाए गए आरोपों को समझना पड़ेगा। Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal was arrested. Delhi's Chief Minister Arvind Kejriwal's arrest. Something unprecedented has happened in India. A sitting Chief Minister has been arrested. दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर शासन चलाते हैं। जहां पॉलिसी बनाना और उसे लागू करने का काम राज्य सरकार करती है, तो वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार संभालती है। यानी दिल्ली पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों में ये दोनों काम राज्य सरकारें ही करती हैं। एक राज्य के इतने बड़े तंत्र को चलाने के लिए सरकारों को पैसा चाहिए होता है, और ये पैसा आता है टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी या फिर एसेट बेचकर। और ऐसे ही टैक्स के जरिए दिल्ली सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए 17 नवंबर 2021 को राज्य में नई शराब पॉलिसी लागू की। ये पॉलिसी लागू करने से पहले दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि इसमें शराब माफियाओं और कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और सरकारी राजस्व भी बढ़ेगा, और ऐसा हुआ भी। नई आबकारी नीति 2021 और 22 के लागू होने के बाद सरकार के राजस्व में 27% की वृद्धि हुई, जिससे लगभग 8,900 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो थी लिखकर पॉलिसी के पीछे की वो वजह जिसके कारण दिल्ली के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी सहित कुल 15 लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसे थोड़ी देर में ही आप समझ जाएंगे। 2021 में दिल्ली सरकार एक पॉलिसी लागू करती है जिसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट होती थी, और इस नई पॉलिसी लागू होने के बाद सभी 100% दुकानें प्राइवेट हो गई और कहा गया था कि प्रत्येक नगर पालिका में 2 से 3 ही शराब दुकानें होंगी। इन सब के पीछे सरकार ने तर्क दिया था कि इसमें सरकार का राजस्व बढ़ेगा। शराब की दुकान ऐसे ही नहीं चलती कि दुकान खोला और होलसेलर से माल खरीद कर बेचने लगे। इसके लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसका लाइसेंस शुल्क सरकार तय करती है। इसके लिए सरकार ने कई कैटेगरी बनाई हुई है, जिसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। पहले जिस 11 लाइसेंस के लिए ठेकेदारों को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, इस पॉलिसी लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े, जिसके कारण आरोप लगे कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों को दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े माफियाओं को ही लाइसेंस मिला। 11 लाइसेंस ऐसे लोगों को दिया जाता है जो शराब की थोक विक्रेता के लिए अप्लाई करते हैं। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया कि इसके एवज ने आप नेताओं और अफसरों ने शराब माफियाओं से मोटी रकम घूस के तौर पर ली। दूसरा आरोप शराब की बिक्री को लेकर लगाया गया कि सरकार के इस पॉलिसी से कारोबारियों का फायदा हुआ और सरकार को मिलने वाला टैक्स राजस्व इससे कम हो गया। इससे एक उदाहरण से समझते हैं। पहले जब 700 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, तब इसे एक बोतल पर रिटेल कारोबारियों को 33 रुपए 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए 89 पैसे एक्साइज ड्यूटी और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। मतलब एक बोतल पर सरकार को कुल 329 रुपए 89 पैसे का फायदा मिलता था। लेकिन आरोप लगाया गया कि नई शराब पॉलिसी आने के बाद 750 ml वाली शराब की बोतल का दाम 530 से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। इसके अलावा रिटेल कारोबारियों को मुनाफा भी 33 रुपए 35 पैसे से बढ़कर सीधे 363 रुपए 27 पैसे तक पहुंच गया। मतलब रिटेल कारोबारियों का फायदा 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। वहीं सरकार को मिलने वाला 329 रुपए 89 पैसे का फायदा घटकर सीधे 3 रुपए 78 पैसे रह गया। इस आरोपों पर सरकार ने तर्क दिया कि लाइसेंस फीस बढ़ाने के सरकार को जो एक बार में ही कमाई हुई है, इससे सरकार ने जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया है इसकी भरपाई पहले ही हो गई है। तीसरा आरोप लगाया गया कि सरकार ने लाइसेंस धारियों के लिए नियमों को भी लचीला बना दिया, जिससे उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित एमआरपी पर बेचने की बजाय अपनी कीमतें निर्धारित करने की आजादी दे दी गई, जिससे दुकानदार शराब का मूल्य तय करने लगे और भीड़ इकट्ठा करने के लिए शराब पर छूट भी देने लगे, जिसे विपक्ष के विरोध के बाद एक्साइज विभाग ने कुछ समय के लिए यह छूट वापस ले ली थी। सरकार ने 2 मई 2022 को नियमों में कुछ और बदलाव किया और शराब की होम डिलीवरी से लेकर सुबह 3 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति दे दी। लेकिन इसे लागू करते समय दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी नहीं लेगी, जबकि रूल्स के हिसाब से किसी भी पॉलिसी को लागू करने से पहले एलजी की मंजूरी लेना जरूरी है। और यदि पहले से ही कोई कानून लागू है तो अगर उसमें बदलाव किया जाता है तो उत्पाद शुल्क विभाग को उन्हें कैबिनेट के सामने रखना होगा और अंतिम मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजना होता है। कैबिनेट और एलजी की मंजूरी के बिना कोई भी बदलाव अवैध होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो वह दिल्ली एक्साइज ड्यूटी अधिनियम 2010
और उत्पाद नियम 1993 का सीधा सीधा उल्लंघन होता है। जिसके बाद 8 जुलाई 2022 को मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग के प्रमुख मनीष सिसोदिया को एक रिपोर्ट भेजकर अपने सवालों का जवाब मांगा। रिपोर्ट की एक प्रति उसी दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी विनय कुमार सक्सेना को भी भेज दी गई। एलजी और सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के मुताबिक मनीष सिसोदिया ने एलजी की मंजूरी के बिना उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किए और लाइसेंस शुल्क पर 144 करोड़ 36 लाख रुपए की छूट दे दी। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि मनीष सिसोदिया ने विदेशी शराब की दरों में संशोधन करके बियर की प्रति पेटी 50 रुपए आयात शुल्क को हटाकर शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ दिया, जिससे खुदरा बिक्री के लिए विदेशी शराब और बियर सस्ती हो गई, जिससे सरकारी खजाने के राजस्व को नुकसान हुआ। इतना सब कुछ होने के बाद 22 जुलाई 2022 को दिल्ली के एलजी वी के सक्सेना ने सीबीआई जांच कराने की अनुमति दे दी। जब विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तो दिल्ली सरकार ने 28 जुलाई 2022 को इस पॉलिसी को वापस ले लिया, जिसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी बनाया गया था। 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया के घर और दफ्तर पर सीबीआई ने छापे मारे और कुछ दस्तावेज व सामान जब्त किए। सीबीआई की टीम ने गाजियाबाद स्थित पंजाब नेशनल बैंक में मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर को भी चेक किया, जहां पैसे होने की आशंका थी। इस केस में पैसों की हेराफेरी होने के कारण 6 सितंबर 2022 को सीबीआई के बाद ईडी ने भी नई पॉलिसी मामले में जांच शुरू कर दी और 35 से अधिक जगहों पर छापे मारे। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। इस मामले में पहली गिरफ्तारी सीबीआई ने 27 सितंबर 2022 को आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया इंचार्ज के रूप में काम कर रहे विजय नायर की हुई, जिसके बाद 28 सितंबर को ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्र को अरेस्ट किया। फिर 7 अक्टूबर 2022 को ईडी ने फिर से देश भर में 30 जगहों पर छापेमारी की और जहां एक शख्स के घर में ईडी को 1 करोड़ रुपए मिले, जिसके बाद 17 अक्टूबर को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से पूछताछ के लिए फिर से बुलाया और 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद 25 नवंबर को सीबीआई ने इस केस में पहली चार्जशीट दाखिल की, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी के रूप में नहीं था। इतना सब कुछ होने के साथ ईडी और सीबीआई पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी थी। सबसे बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को तब लगा जब ईडी ने 2 फरवरी 2023 को एक चार्जशीट दाखिल की, जिसमें पहली बार सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया। जिसके बाद सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया और इस मामले में 4 अक्टूबर 2023 आप नेता संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद ईडी ने 2 नवंबर 2023 से लेकर 17 मार्च 2023 तक अरविंद केजरीवाल को जांच में सहयोग करने के लिए कुल 9 समन भेजे। ईडी ने ये समन इन तारीखों को भेजे जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोई न कोई यह काम का हवाला देकर ईडी के सामने पेश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें आशंका थी कि उनको ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका भी लगा रखी थी और उनका कहना था कि ईडी के सामने तभी जाएंगे जब उनको गिरफ्तारी से छूट मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित करने से मना कर दिया। जिसके बाद 21 मार्च 2024 को लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने फाइनली अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया। शराब एक ऐसी चीज है जो पीने वालों को बर्बाद कर देती है, ये तो सुना था, लेकिन पिलाने वालों को भी बर्बाद कर देती है ये पहली बार देखा है और यह केस इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हालांकि इस सब कार्रवाई के बीच ईडी और सीबीआई पर विपक्षी पार्टियां कई आरोप लगा रही हैं कि ये एजेंसियां राजनीतिक एजेंसी बन गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को ही टारगेट कर रही हैं। ईडी और सीबीआई पर लगने वाले आरोप कहां तक सही हैं और ईडी की हालिया कार्रवाई सवालों को घेरे में क्यों है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है, इस पर मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं। मैं जल्द ही सच्चाई आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।